हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी लोकवाणी 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3, सफ़र का साथी और सिरदर्द। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कौन सा पाठ, सफ़र का साथी और सिरदर्द, जिसके लेखक हैं बच्चों राम नारायण उपाध्याय जी। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे, गद्य संबंधी जानेंगे, उनकी कृतियाँ जानेंगे बच्चों, और उसके बाद पैराग्राफ रीड करूँगी, जो कठिन शब्द आएंगे या ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे या पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 9 पर जो स्वाध्याय दिया गया है और पेज नंबर 12 पे जो स्वाध्याय दिया गया है वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का प्यारा सा चैप्टर हमारा है जिसका नाम है सफ़र का साथी और सिरदर्द। ठीक है बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए आप लोग, क्योंकि बीच बीच में कठिन शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे, युग्म शब्द आएंगे, तो आपको अंडरलाइन करने के लिए ईजी रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है सफ़र का साथी और सिरदर्द। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं बच्चों। राम नारायण उपाध्याय जी का जन्म 2 मई 1918 में मध्य प्रदेश राज्य के कालमुखी खंडवा में हुआ था। भारत के स्वतंत्र पूर्व से ही उन्होंने लघु कथाएं लिखनी शुरू कर दी थी। इनका इतिहास गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हो रहा था। उपाध्याय जी के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार भी थे बच्चों। ठीक है, और इन्होंने व्यंग्य, ललित, निबंध, रिपोर्ट्स, रूपक, स्मरण आदि विधाओं में सरल, सहज, प्रभावशाली शैली में लेखन किया है। हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा तथा विभिन्न बोलियों के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है बच्चों। ठीक है, चलिए इनकी कृतियां जान लेते हैं बच्चों किस तरह से है। तो बख्शीनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फसलें, व्यंग्य संग्रह, मृग के छौने निबंध संग्रह है बच्चों। हम तो बाबुल तेरे आंगन की चिड़िया, लोक साहित्य, उन्हें भूल ना सका, स्मरण आदि, ये सब इनकी क्या है बच्चों, कृतियां हैं। किसकी? राम नारायण उपाध्याय जी की। सारांश देख लेते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज ओपन कर लीजिए आप लोग 8, और हम चैप्टर रीड करते हैं और चलिए समझते हैं उसको क्या है सफ़र का साथी और सिरदर्द में। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इसमें चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने जो पास लगे हैं, उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने और जो दूर है उन भागते वृक्षों के साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। अब लेखक कह रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि यात्रा यानी कि सफ़र। ठीक है, यात्रा यानी कि सफ़र। अकेले उन्हें यात्रा करना, सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। किसे बच्चों? लेखक को। इसमें जो चलती ट्रेन रहती है, नीचे से नदी यानी कि सरिता में कल्पना में डुबकी लगाना, जो वृक्ष बच्चों पीछे छूटते जाते हैं, निरंतर पीछे छूटते जा रहे हैं। ठीक है, और उन वृक्षों के पीछे भागते रहना, उन्हें बहुत मज़ा आता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि यात्रा करने के टाइम यदि कोई साथी मिल जाता है तो मुझे लगता था वह मेरी निगाहें चुरा रहा है। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, मैं किसकी तरफ एकटक निहारता हूँ, किसे देख कर नाक भाव सिकोड़ता हूँ। नाक भाव सिकोड़ना यहाँ पर बच्चों मुहावरा आया है, अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि अप्रसन्नता प्रकट करना या घृणा करना। ठीक है, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन बातों पर कोई निगाह रखे यह मुझे कतई पसंद नहीं है। अब यहाँ पर लेखक को बच्चों अकेले सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें नहीं अच्छा लगता है कि कोई उनका साथी रहे, उन पर ध्यान दे कि उन क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, किन चीज़ों पर वो नाक भों सिकोड़ रहे हैं। और एकांत के क्षणों में उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उन पर निगाह रखे, कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं। किसे नहीं पसंद है बच्चों? लेखक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य किसी प्राकृतिक मनोरम
दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्य अस्त, तभी मेरी दृष्टि उचट कर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि कभी कभी क्या होता है, रेल की खिड़की से बाहर झांक रहे हैं, वो दृश्य यानी कि नज़ारा देख रहे हैं, तो कोई प्राकृतिक नज़ारा दिखाई दे रहा है, जैसे कि सूर्य उदय हो रहा है या सूर्य अस्त हो रहा, तभी उनकी जो नज़र थी, दृष्टि थी, वो किसी डाली, वृक्ष की जो डाली यानी कि पेड़ की जो डाली पर बच्चे जो पेड़ पर टिकाए हुए अपने पैरों को टिका कर बैठे हुए हैं, तो उसमें उलझ जाती थी। और कैमरा जो था उनका हिल जाता था, सारा नज़ारा जो था, सारा दृश्य जो था बच्चों, वो गायब हो जाता था। सारा दृश्य क्या हो जाता था बच्चों, गायब हो जाता, और मैं सोचता ही रह जाता था कि आखिर मैं देख क्या रहा हूँ। तो यहाँ पर लेखक जो है वो सोचते रह जाते बेचारे कि मैं क्या देख रहा हूँ। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती थी। कभी कभी क्या बच्चों होता था कि जो मेरी दृष्टि थी, जो मेरी नज़र थी, नदी के किनारे जो सौंदर्य है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसे निहारना था, यानी कि देखना चाहती थी। कभी कभी यहाँ पे युंग शब्द आया है, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। इस बीच जैसे आँख की कंकरी गिर जाए, तो ऐसा लगता था इसी बीच क्या होता था, आंखों में कंकरी गिर जाए, यानी कि कुछ छोटा सा टुकड़ा गिर गया आंखों में। ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता था। तो ऐसे दृश्य में क्या होता था बच्चों, जब भी नदी का किनारा देखने का टाइम होता था, तो उस समय पहाड़ी आ जाती थी, तो सारा दृश्य जो है वो चौपट हो जाता था। चौपट हो जाना यहाँ पर मुहावरा आया है, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, यानी कि नष्ट हो जाना या बर्बाद हो जाना। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत और छोर नापता चाहता था। तो यहाँ पर लेखक जो है कह रहे हैं कि कभी कभी मेरा मन करता था मैं पक्षियों की तरह आकाश में घूमूं। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती थी। इसी बीच क्या होता था बच्चों, रेल जो यानी कि जो ट्रेन थी, वो किसी गुफा में प्रवेश कर जाती थी, और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर से निकलने को बाध्य होना पड़ता था। और फिर मन क्या है, मन मार कर उनको क्या करना पड़ता था, सुरंग यानी कि ज़मीन खोद कर उसके नीचे जो बनाया गया उसको बोलते हैं सुरंग। ठीक है, तो उसमें निकलने के लिए बाध्य होना पड़ता था, मजबूर होना, बाध्य यानी कि मजबूर होना पड़ता था। कठिन शब्द लिख लीजिए, सुरंग यानी कि ज़मीन खोद कर उसके नीचे बनाया गया जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं सुरंग, बाध्य यानी कि मजबूर। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं है। अब लेखक कह रहे हैं उन्हें कौन सी यात्रा पसंद नहीं है बच्चों, बस की यात्रा। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा पैराग्राफ में। ठीक है, उससे यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो, यानी कि ऐसा नहीं होता था कि जो बाजू में हमारे बैठा हुआ है वो हमारे मनपसंद हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ जाता था जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। तो यहाँ पर मुंह लटका लेना यानी कि मुहावरा है बच्चों, उदास हो जाना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, ट्रेन में बस में हमें मिल जाते हैं ऐसे लोग बच्चों कि जो हमेशा मुंह लटकाए रहते थे, कुछ बात करो तो हाँ हूँ में जवाब देते थे, ऐसा कुछ हमारी पसंद के नहीं होते थे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उत्तर ना आ जाए। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो बहुत बातें करते हैं, हम सुनना चाहें ना सुनना चाहें तो भी वो सुनाते ही रहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मुझे सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस में यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर लेखक जो है वो कह रहे हैं मुझे सुपर फास्ट ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है बच्चों, उसमें यात्रा करना ज़्यादा पसंद आता है। कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है। जो सुपर फास्ट ट्रेनें होती है ना बच्चों, वो विशिष्ट व्यक्ति यानी कि विशेष व्यक्ति की तरह होती है, जो रास्ते में मिलने वाले बराबर वालों की अपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। यानी कि जो सुपर फास्ट ट्रेनें होती हैं वो छोटे लोगों से नहीं, उपेक्षा कर देती हैं उनको। ठीक है,
जो बड़े लोग होते हैं उनसे मिलना पसंद करते हैं। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है। अब जो यहाँ पर सुपर फास्ट ट्रेन होती है ना बच्चों, उन्हें आदमी से ज़्यादा अपनी चाल पर नाज होता है। जबकि एक्सप्रेस ट्रेन एक दोस्त की तरह दूर स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर लेती है। और जो कि एक्सप्रेस ट्रेन जो रहती है बच्चों, वो दूर स्टेशन देखकर अपनी चाल को क्या कर लेती है, धीमी कर लेती है। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। लेखक को बच्चों कि बाहर की दुनिया देखना बहुत अच्छा लगता था। खिड़की से ऐसा लगता था जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बायोस्कोप देख रहे हों। ऐसा लगता था उनको कि शीशे के डिब्बे वाला जो है उसे बायोस्कोप देख रहे हों। लेकिन कोई देखने दे तब तो, यहाँ पे वो कह रहे हैं कोई देखने दे तभी तो, जैसे ही अपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठने की सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने सोचता हूँ चलो बाहर में देखूँ, वैसे ही सामने वाला जो यात्री है बच्चों, वो आपका जो झोला है यानी कि जो बैग है उसमें अखबार रखा देखकर पूछेगा, मैं इसे ले सकता हूँ। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोल कर पढ़ना तो दूर पन्ने पलट कर भी ना देखा हो, लेकिन उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि भले ही आपने अखबार अभी भी लिया हो, भले ही ना खोला हो, लेकिन उसके पहले ही वो अखबार आपका ले लेगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और उत्सुकता से राह देखते रहेंगे कि समाचार पत्र लौटे कि अब यहाँ पर क्या है, आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी बच्चों, मांगने वाले की जैसी हो जाएगी। आप सोचते रहेंगे अभी जनाब पढ़ के लें तो मुझे दें, लौटाएं मेरा अखबार, इस तरह से। तभी वो सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह सांस से बढ़ा देंगे जैसे मानो समाचार पत्र आपका ही हो। अब यहाँ पर जो सज्जन होते हैं जो अखबार ले लिए हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, जमाई वमाई लेंगे और इस तरह से मोड़ ओढ़ के दूसरा कोई मांग ले समाचार पत्र तो उसे भी दे देंगे, जैसा लगता है कि उन्होंने खुद खरीदा हो, उनकी निजी संपत्ति यानी कि उन्होंने खुद खरीदा हो। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगेंगे। अब देखते देखते यहाँ पे युग्म शब्द आया है, अंडरलाइन कर लीजिए। और थोड़ी देर में बच्चों क्या होता है, ऐसा लगता है कि समाचार पत्र जो है उसके पन्ने एक एक पन्ने जुदा हो गए यानी कि अलग अलग होकर पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगते हैं। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने प्रयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। यानी कि जो न्यूज़पेपर है बच्चों, उसका कितना प्रयोग होगा ये ट्रेन में जब आप सफ़र करोगे तो ही आपको पता चलेगा। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करना दिखाई देगा। बेचारे समाचार पत्रों ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं आप। अब मन से कहेंगे भोपाल तक। पूछेंगे भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंच जाएगी, कहेंगे 3:15 बजे तक। उनका तर्क होगा कि पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, कहाँ टाइम बदल गया है। बोलेंगे गाड़ी में तो कई जगह चैन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाएं तो गनीमत है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल। कहा हबीबगंज, पूछा हबीबगंज क्यों, कहाँ वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। वो चिढ़कर कहेंगे खास पास पड़ता है, ऑटो वाला 5-7 रुपये
8 लेंगे। इससे तो अच्छा है कि आप भोपाल स्टेशन उतरे, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में ना बैठा दे। अतः चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। पूछा भोपाल में क्या करते हैं? कहा मीटिंग में जा रहे हैं। वो कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो बल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं। लोगों के बिल बनाते बनाते आप भी वेतन निकाल जाता है। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिलता है, बीबी और 2 बच्चे। आगे देख लेते हैं बच्चों। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के सेटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं लेखक जी कि यदि गलती से वह आपको साथ रेलवे कर्मचारी है तो रास्ते में जितनी गाड़ियाँ होती हैं उसकी सेटिंग करते हुए आवाज़ सुनाई देगी आपको। कोई कहेगा एंड अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटता हूँ। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगेंगे। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। बच्चों यहाँ पर आप किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब शिकायत करने जाएंगे तो आपसे क्या मांगा जाएगा? शिकायत पुस्तिका। और शिकायत पुस्तिका जब तक आएगी तब तक क्या होगा बच्चों? रेल ही चली जाएगी, ट्रेन ही चली जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। दूसरे ने कहा मैं पूछताछ विभाग से काम करता हूँ। और दूसरा कहता है मैं पूछताछ विभाग में क्या करता हूँ? काम करता हूँ। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ से खड़ी होगी, मानो उसकी बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल ही कर दिया बच्चों। पूछा क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है? मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर लेखक जो है बच्चों गुस्सा में है, कहीं ना कहीं कह रहे हैं अच्छा आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ, मैं पहले यही काम करता था। एक्चुअली मैं भी अब मैं क्या करने लगा, यही काम करने लग गया हूँ, रास्ता बताता हूँ लोगों को। आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, यानी कि जो इनके साथ यात्री थे, वो जो यात्रा कर रहे थे, वो पूछते हैं क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? यानी कि यात्रा करने से पहले आप क्या करा लेते हैं? आरक्षण, यानी कि टिकट वगैरह निकाल लेते हैं कि नहीं? मैंने कहा हाँ, यह तो सहज बात है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना होता है, यानी कि बिना टिकट के यात्रा करना सर में दर्द होने लग जाता है, वो कहते हैं। ठीक है, कौन कहता है ये बात? लेखक कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। वो बोले आप भी अजीब आदमी हैं, सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है। अब यहाँ पर कह रहे हैं अरे आप तो बड़े अजीब आदमी हैं, हम जब टिकट निकालते हैं तब सिर दर्द होता है, हम तो चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। क्या करते हैं हम तो चक्कर काटना पड़ता है, तब जाके हमें क्या मिलती है बच्चों? एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं और कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह हिकारत भरी निगाह से कहता है जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास टिकट
है या आरक्षण। इधर उधर से कुछ बातें होती हैं और उसे वह जहाँ तक के लिए चाहता है वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के डिब्बे पर लिखा है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, उसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक आलिखित इबारत भी होती है। इबारत यानी कि कुछ लिखा रहता है, कुछ अक्षर लिखा रहता है। भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति, इसके पीछे क्या लिखा रहता है बच्चों? भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। सांझ हो चली, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। लोगों ने अपने अपने होल्ड डॉल बिछाने शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पर लेखक जो है वो बता रहे हैं कि शाम हो गई थी और ट्रेन की जो बत्तियां थी वो जलने लग गई थी। लोग अपना बिस्तर उस्तर बिछाना शुरू कर दिए थे। मैं भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिर दर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। अब लेखक भी बच्चों थक गए थे, ये सवाल जवाब से थक गए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने सर दर्द की गोली खाई और लेट गए। ठीक है। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है? मैंने कहा जी हाँ। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं? इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौरी तो नहीं खा ली? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल ही बासी पूरी कचौरी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। अक्सर करके बच्चों क्या होता है, ट्रेन से जब हम यात्रा करते हैं तो जो प्लेटफॉर्म पे जो खाना मिलता है बच्चों, वो इतना अच्छा नहीं रहता है। तो हमेशा वो बासी खाना को गर्म कर देते हैं और कहते हैं हाथ लगा के देख लिए ताज़ा है, गर्म है। इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें अपना जेब गर्म करें, यानी कि पैसे उन्हें ऐंठने रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ। रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो दो चार मिलाकर खाने में मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं अपने घर से ही पराठे लेकर चलता हूँ, सामने वाला कोई मिल जाए तो उसके साथ खाने में मज़ा आ जाता है। फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? वो पूछता है आपको सर दर्द कितने सालों से है, क्या आपके पेरेंट्स को या किसी को था कि आपको ही सिर्फ हो रहा है? मैंने कहा मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतः सबको सिर दर्द होता स्वाभाविक है। अब यहाँ पे लेखक को कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा बच्चों, कह रहे हैं मेरे परिवार में सबके पास सिर है और सिर दर्द होना तो स्वाभाविक बात है। वो बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर के ही बात करते हैं? उनके पाँव से सनी होता है, उन्हें भी सिर दर्द होता है। जिसके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। मैंने कहा, आप बजा फरमाते हैं। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोर रहा था। लेकिन जब से हम सफ़र सह यात्रियों ने सिर खाना शुरू कर दिया, बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे? सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द ये सिर से परेशान हूँ। बेचारे लेखक को बोलने पड़ी बात में ये बात कि जब मैं घर से चला था तो भला चंगा था, अच्छा था, और ट्रेन में बैठा तो भी अच्छा था, किताब पढ़ना चाहा, आनंद लेना चाहा। लेकिन जो मेरे साथ के जो सहयात्री हैं उन्होंने सर दर्द इतना खाया कि मेरा सर दर्द हो गया। ठीक है, चलिए ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो स्वाध्याय दिया गया है, यानी कि पेज नंबर 12 पर, और कुछ स्वाध्याय पेज नंबर 9 पे दिया गया है, तो वो सब हम कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। कॉपी और पेन ले लीजिए, वीडियो पॉज करके इसके आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। कंकरी यानी कि छोटा कंकड़, सुरंग यानी कि जमीन खोदकर उसके नीचे बनाया हुआ मार्ग, नाज यानी कि गर्व, अंदेशा यानी कि आशंका, हिकारत यानी कि घृणा या नफरत, इबारत यानी कि लिखा हुआ, और बजा यानी कि उचित या ठीक।
नाक भौं सिकोड़ना यानी कि अप्रसन्नता घृणा प्रकट करना। चौपट हो जाना यानी कि नष्ट हो जाना या बर्बाद हो जाना। मन मारना यानी कि इच्छा को दबाना बच्चों, ठीक है। चक्कर काटना यानी कि गोलाकार घूमना या फेर लगाना। बिना सिर पैर की बात करना यानी कि निराधार बात करना यानी व्यर्थ की बातें करना, ठीक है बच्चों। ये था आपका शब्द संसार। चलिए हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। तो प्रभाव तालिका पूर्ण करनी है। सफर में समाचार पत्र की स्थिति क्या थी, ठीक है। समाचार की स्थिति क्या थी सफर में। 9 पेज पे बच्चों दिया गया है एक्सरसाइज। चलिए देख लीजिए, इसका उत्तर लिख लीजिए आप लोग। नंबर 1 लिख लीजिए आप लोग, समाचार पत्र के मालिक के हाथ में समाचार पत्र मांगने वाले के हाथ में। नंबर 2 है, उसने उसे बेतरतीबी से मोड़ा और दूसरे मांगने वाले की ओर बढ़ा दिया। नंबर 3 है, और समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से अलग हो गए। नंबर 4 है, समाचार पत्र के पन्ने पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगे बच्चों, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आप लिख सकते हैं उसमें। चलिए देख लेते हैं और भी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, सफर में समाचार पत्र में होने वाले उपयोग, क्या क्या उपयोग होते हैं। 2 बॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं, 2 आंसर आपको लिखने हैं यहाँ पर। और आगे क्वेश्चन और भी हैं दिए बच्चे। सूचना के अनुसार लिखिए, परिक्षेप में उपयुक्त समोच्चरित्र विभिन्नार्थक शब्द ढूंढ कर लिखना है। नंबर 2 है, परिक्षेप में उपयुक्त युग्म शब्द ढूंढ कर लिखना है। और नंबर 4 है, समाचार पत्र की आवश्यकता के अनुसार बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये भी, इसके भी क्वेश्चन आंसर हम। तो समाचार पत्र के पन्नों की सीट झाड़ना, समाचार पत्र का पन्ना फैलाकर उस पर भोजन करना, ठीक है। 2 आंसर ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 है, भोजन भजन, भोजन खाना, भोजन आराधना से है, ठीक है। और तथा तथा से होता, और यानी कि तरफ से होता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उत्तर और उत्तर में देख लेते क्या फर्क है। उत्तर यानी कि प्रश्न का जवाब, उत्तर यानी कि उत्तर दिशा। पत्र और पत्र में देख लेते हैं, पत्र यानी कि पत्रा, पत्र यानी कि समाचार पत्र से होता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करके उसके उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। आगे और भी देख लेते हैं आंसर। युग्म शब्द आया है, देखते देखते एक दूसरे अभी अभी, ठीक है। और भी बहुत सारे युग्म शब्द हैं, आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। मैंने अंडरलाइन भी कराया था जब मैं पढ़ा रही थी, ठीक है। 3 मैंने बता दिया है यहाँ पर, आगे के युग्म शब्द आप खुद ढूंढ कर लिखिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं समाचार पत्र की आवश्यकता, इसमें विचार लिखना था आपको। समाचार पत्र किसी भी देश की प्रगति के आधार स्तंभ है, इसे प्रजातंत्र का एक स्तंभ माना जाता है। समाचार पत्र से जनता और देश के कार्य में रुचि के अनेक चीज़ों एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। इससे अपने देश और अन्य देशों के समाचार प्रकाशित होते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में साहित्य, कला, ज्ञान, वृत्त, व्यापार, दर्शन, धर्म, खेल आदि के बारे में तरह तरह के लेख प्रकाशित होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर समाचार पत्र के बारे में बताया जा रहा है किस तरह से समाचार पत्र जो है हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। आगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। खबरों के अतिरिक्त समाचार पत्र विज्ञापनों का प्रकाशन भी करते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न उपयोगी वस्तुओं, नौकरी, व्यवसाय, जमीन जायदाद आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके कारण उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच सरलता पूर्वक संपर्क स्थापित होता है। लोकतंत्र में समाचार पत्रों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। भारत की जनता को आज़ाद कराने में समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है बच्चों। समाचार पत्रों ने लोगों में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की प्रखर भावना भर दी है। आज समाचार पत्र जनता की आवश्यकता बन गई है बच्चों, ठीक है। तो ये था समाचार पत्र के ऊपर आपका सहमत, ठीक है, सुविचार जो थे आपके। और भी आप कुछ लाइन इसमें ऐड करके अपनी तरफ से ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण करनी है बच्चों। असत्य विधान को सत्य करके लिखना है। का है, लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करना पसंद नहीं है। ख है, लेखक को पेट में दर्द हो रहा था। नंबर गा है, लेखक को भागते वृक्ष पर साथ निभाने में कम मजा आता है। नंबर 4 है, सभी सिरदर्द वालों को सिरदर्द होना अस्वाभाविक है, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों, इस तरह से है। लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करना पसंद है।
लेखक के सिर में दर्द हो रहा था। लेखक को भागते वृक्षों के साथ साथ निभाने में ज़्यादा मजा आता था। सभी सिर वालों को सिर दर्द होना स्वाभाविक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। पाठ में उपयुक्त खाद्य व्यंजन कौन कौन से आए थे? 4 खाद्य व्यंजनों के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। पाठ में उपयुक्त रेल विभाग से संबंधित शब्दों की सूची बनाइए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम साथ में करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर हम। पाठ में उपयुक्त खाद्य व्यंजन बच्चों पूड़ी, कचौरी, भोजन, पराठे। ठीक है, और यहाँ पर रेलवे विभाग से संबंधित सूची जो है, रेल, सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, सेटिंग, स्टेशन मास्टर, सिग्नल, मेल ट्रेन, मालगाड़ी, टिकट, सीट, आरक्षण। ठीक है, ये सब बच्चों क्या थे? रेल विभाग से संबंधित शब्दों की सूची थी यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम। कारण लिखिए। कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। और नंबर 2 है लेखक को सिर दर्द की गोली लेनी पड़ी। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, इसलिए कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना होता है। और नंबर 2 है लेखक थक कर चूर हो गए थे, इसलिए उन्हें सिरदर्द की गोली लेनी पड़ी थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे हम बच्चों। यहाँ पर दिए गए शब्दों में तद्धित और कृदंत शब्द लिखना है। लाचार, लिखना, झांकना, परेशान, सज्जन, दौड़ना। तद्धित और कृदंत शब्द लिखना है। चलिए लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर झांकना का झांकी हो जाएगा, और सज्जन का सज्जनता हो जाएगा, लाचार का लाचारी, दौड़ना का दौड़ाक, परेशान का परेशानी, लिखना का लिखाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अभिव्यक्ति दी गई है। मेक इन इंडिया नीति पर अपने विचार आपको लिखने हैं बच्चों। यहाँ पर फिर से आपको एक सोमत आया है लिखने के लिए। चलिए देख लेते हैं इस सोमत को भी। हम वीडियो पॉज करके बच्चों इस आराम से इसके उत्तर लिख सकते हैं। मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक अभिनव और विलक्षण पहल है। यह पहल भारत सरकार द्वारा देश और विदेश में कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल दिया गया है बच्चों। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 साल पहले किया था। मेक इन इंडिया का अर्थ है भारत में बनाओ। भारत में विदेशी कंपनियां आकर अपनी वस्तुओं का निर्माण करेगी। सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए क्षेत्र निर्धारित कर दिया है बच्चों। ठीक है, समझ में आया? मेक इन इंडिया यानी कि भारत में आओ और चीज़ों को बनाओ, वस्तुओं को बनाओ। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन 4 साल पहले कर दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों। क्षेत्रों का चुनाव उद्योग लगाने वाले अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसमें देश को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश में दूसरे देशों से बने माल की अंधाधुंध बिक्री कम हो जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, देश के लोगों में नौकरियां मिलेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, जनता को देश में निर्मित सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध होगा और उसकी गुणवत्ता पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। मेक इन इंडिया देश की जनता और देश के हित के लिए उपयोगी पहल है बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये हमारे देश के लिए और देश की जनता के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। इससे हमारा ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा और लोगों को कम उचित रेट में सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो बहुत अच्छी बात है मेक इन इंडिया का जो कदम है। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। आशा है मुझे आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय बच्चों।